चलो स्टार्ट करते हैं अपन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, एनर्जी लेवल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले बात करते हैं हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कब इंट्रोड्यूस हुआ था बता सकते हो बच्चों? इससे पहले डॉल्टन्स मॉडल था। डॉल्टन ने बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो सॉलिड स्फेयर्स की तरह होते हैं। ये किसने बताया था? डॉल्टन ने बताया था। बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का किसी भी टाइप का कॉन्सेप्ट डॉल्टन के मॉडल में नहीं था। थॉमसन का मॉडल भी ऑलमोस्ट डॉल्टन के मॉडल का था, डॉल्टन के मॉडल की तरह ही था। थॉमसन ने क्या बताया था? एन एटम इज अ सॉलिड स्फेयर। एटम जो होता है वो सॉलिड स्फेयर की तरह होता है। और वो सॉलिड स्फेयर किससे बना होता है? दिस इज मेड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। और उसके नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो उसी तरह से होते हैं जैसे वाटरमेलन जो होता है। वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है जिसको अपन खाते हैं, दिस इज मेड ऑफ द पॉजिटिव, जस्ट लाइक द पॉजिटिव चार्ज। और वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं, दीज सीड्स आर कंसिडर एज द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये, इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, याद है आपको? थॉमसन्स मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। एक तरह से वाटरमेलन की तरह ही होता है जिसमें सीड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड जो रेड वाला पार्ट होता है जिसको अपन खाते हैं, दिस इज मेड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द वेरी सिंपल मॉडल सजेस्टेड बाय द जे थॉमसन। ओके। और इस मॉडल ने क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करी थी? इस मॉडल ने थर्मोम्यूनिक एमिशन क्या होता है कि किसी मेटल को आप गर्म करते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, उसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। वो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने बताया। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को भी इसने एक्सप्लेन किया था। उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को नहीं, केवल उसने ये बताया था कि जब किसी मेटेलिक प्लेट पे रेडिएशन गिरते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो उसने यही बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एटम के सीड्स की तरह होते हैं और वो बाहर, मतलब वाटरमेलन के सीड्स की तरह होते हैं वो, जो बाहर निकल सकते हैं। ठीक है ना? और आयंस किस तरह से फॉर्म होते हैं वो भी इस मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। बट उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन कौन सी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और जो अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या किसी भी टाइप के स्पेक्ट्रम को लें तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है उन स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या जितने भी एटम्स हैं उनके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है ना? तो ये इसके लिमिटेशंस थे, ड्रॉबैक थे किसके? जे थॉमसन मॉडल के। और कोई बताओ और इसके अलावा कोई ड्रॉबैक थे बताइए आप इसके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑन दी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या होती है कि रदरफोर्ड जो थे उनके दो स्टूडेंट थे, गाइगर एंड मार्सडन। इन दोनों स्टूडेंट्स ने किया था कि जो गोल्ड फॉइल होती है उस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग करी थी। और बम्बार्डिंग के बाद में जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है उस स्कैटरिंग की स्टडी करी थी। उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए कि किस तरह से है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर ये एक हमने गोल्ड फॉइल ली है और ये गोल्ड फॉइल जो है उसके चारों तरफ एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज किया। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है कि जब भी इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करते हैं, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया है, जब भी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग इसके ऊपर करते हैं तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो अलग अलग एंगल के ऊपर स्कैटर्ड होते हैं। तो ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है उसके ऊपर डॉट्स बन जाते हैं। इन डॉट्स को काउंट करके हम बता सकते हैं कि कितने पार्टिकल जो होंगे कितने एंगल पे उनकी स्कैटरिंग हुई है। ठीक है ना? तो ये इसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट का। समझ में आ गया बच्चों? आप ये चीज रिस्पॉन्स करते रहिए आप बीच बीच में। यस सर। हाँ बहुत। और ये भी आपने 11th क्लास के अंदर ये भी चीज पढ़ी होगी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ये। यस सर।
हाँ, तो जल्दी जल्दी मैं इसको पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग के ऑब्जर्वेशंस क्या थे, इसने बताया था कि ऑलमोस्ट अगर देखें तो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग जब हम करते हैं तो उसमें से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट 99% जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, विदाउट एनी डेविएशन सीधे बाहर निकल जाते हैं। मतलब ये हो गया कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल की जब स्कैटरिंग की बम्बार्डिंग हम इस डायरेक्शन में करवाते हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो होंगे विदाउट एनी डेविएशन इस जगह कलेक्ट हो जाते हैं। ओके, और कुछ पार्टिकल जो होंगे वो अलग अलग एंगल पे स्कैटर्ड होते हैं, बट बहुत कम पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो वापस रिवर्ट बैक भी आ जाते हैं, जिनका डेविएशन 180 डिग्री हो जाता है। तो इनके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू फॉइल स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड, उनमें किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं होता मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स। सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन होता है। ए फ्यू ऑफ पार्टिकल्स 1 in 1000, मतलब 1000 पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग अगर हो तो उसमें से एक पार्टिकल जो होगा वो 90% तक डेविएट हुआ है, और उन्हीं में से कुछ पार्टिकल, मतलब 10,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा मिलेगा जो 180 डिग्री जितना डेविएट हो गया। तो ये इसके ऑब्जर्वेशंस थे। ओके, और कुछ ग्राफ्स इसमें ड्रॉ किया था। ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया था, दिस इज द डेविएशन ऑफ द पार्टिकल एंड जिसको हमने थीटा से कंसिडर किया कि थीटा एंगल पे कितने पार्टिकल डेविएट हुए हैं, और एल इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मतलब ये हो गया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो होंगे वो अनडेविएटेड मिले हैं, और उनका डेविएशन होगा बहुत कम होगा। सो दैट इज वाई इस रेंज के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इस रेंज के अंदर, जिसके अंदर 0 to 20 डिग्री जो एंगल होगा उसमें मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो होंगे अनडेविएटेड मिल जाएंगे, उनका नंबर्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। ओके, अब जैसे जैसे आप इसकी इस स्क्रीन की तरफ इस तरफ मूव करोगे, थीटा एंगल को बढ़ाओगे या अलग अलग एंगल पे इसको देखने की कोशिश करोगे, तो जैसे जैसे आप अलग अलग एंगल पे देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो नंबर होगा वो आपको कम होता दिखेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ज़्यादा डॉट्स मिलेंगे, और यहाँ पे जो डॉट्स होंगे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की वजह से मिलते हैं, वो डॉट्स आपको कम होते हुए दिखेंगे। ठीक है ना, और सबसे कम डॉट्स आपको 180 डिग्री डेविएशन पे इस एरिया में आपको मिलेंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि क्या हो गया कि जो थीटा के साथ में एंगल के साथ में जो पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ये रिलेशन किस टाइप का है, ये रिलेशन बता सकते हो बच्चों, गैस कर सकते हो किस टाइप का रिलेशन होगा ये? पैराबोला। हाँ, पैराबोला आपको लगता है, बट एक्चुअल में ये जो रिलेशन होगा बच्चों, ये रिलेशन इस इक्वेशन को फुलफिल करता है। किस इक्वेशन को फुलफिल करता है? इस इक्वेशन को फुलफिल करता है n इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। इस रिलेशन को फुलफिल करता है, और इस रिलेशन को यूज करके आप अगर एक पर्टिकुलर एंगल पर कुछ पार्टिकल गिवन है तो दूसरे पर्टिकुलर एंगल पर आप इस रिलेशन का यूज करके आप नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है ना, और ये रिलेशन ये जो है उसका मैथमेटिकल रिलेशन है इसका। ओके बच्चों, समझ में आ गई आपको ये चीज? यस सर। हाँ, जिसको किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप तुरंत बता दीजिएगा। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? सिक्स्थ पॉइंट ये बताता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए जो होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉर द पर्टिकुलर एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल की थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर गोल्ड फॉइल की, सॉरी, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्कैटर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसमें आप देखो कि n1/n2 इज इक्वल टू t1/t2, इस रिलेशन का हम यूज कर सकते हैं। एंड t1 इज द थिकनेस फॉर द n1 पार्टिकल्स
T2 is the thickness for the N2 particles for the constant theta for the particular situation and particular seटअप के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये न्यू ऑब्जर्वेशन था। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बच्चों, इसको याद रखिएगा, और इसका कैलकुलेशन, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो बच्चों, इसके अंदर फर्दर रदरफोर्ड ने बताया था कि उसका जो एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी है, खाली है, और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत छोटे से न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रलाइज्ड है। ओके, इसी वजह से जो अल्फा पार्टिकल होंगे वो उस न्यूक्लियस से स्ट्राइक करके वापस 180 डिग्री तक का उनका डेविएशन हो जाता है। तो एक कैलकुलेशन है इसके अंदर कि एक अल्फा पार्टिकल जो होगा वो एक न्यूक्लियस के कितने ज्यादा से ज्यादा कितना पास जा सकता है। तो देखिए इसके अंदर अगर किसी अल्फा पार्टिकल का हेड ऑन कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है ये हेड टू हेड अगर कोलाइड करता है, तो कोलाइड तो किसी भी केस में कभी भी देखो बच्चों कि कोलिजन कभी भी नहीं हो सकता कि एक न्यूक्लियस के साथ में एक अल्फा पार्टिकल उसके साथ में स्ट्राइक कर ले या उसके साथ में हेड ऑन कोलिजन कर ले, वो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। बट ये जरूर हो सकता है कि जब अल्फा पार्टिकल जो होगा वो उसकी तरफ अगर आप मूव करवाओगे तो क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पास जा सकता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सपोज करो ये न्यूक्लियस हो गया आपका और अल्फा पार्टिकल इतना इस डिस्टेंस तक पहुंचता है, तो इस डिस्टेंस को अपन बोल देते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको R0 से अपन डिनोट कर देते हैं। अब ये R0 जो होगा वो किसी तरह से न्यूक्लियस की रेडियस को डिनोट नहीं करेगा बच्चों, ठीक है ना। ये बताएगा कि अपर लिमिट ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो होगी वो इतनी होगी, बट उसकी अपर लिमिट को ये जरूर बता देगा कि ये जो रेडियस हमको कैलकुलेट करिए उस रेडियस से जो न्यूक्लियस की रेडियस होगी वो कम ही होगी। अब इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। सपोज करिए कि फॉर द अल्फा पार्टिकल उसका चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? सर हीलियम के एटम हाँ, ये 2e। हीलियम का एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल में क्या होते हैं कि दो तो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो हीलियम न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं जो अल्फा पार्टिकल ही है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है हीलियम 4 2, यही होता है, और यही अल्फा पार्टिकल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, दो पॉजिटिव चार्ज, दो प्रोटॉन होते हैं, तो इसके ऊपर हम +2e हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है। सो दिस इज द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल जो होगा उसको अगर हम कोई काइनेटिक एनर्जी k से अगर ये मूव कर रहा है तो ये कितना पास जा सकता है बच्चों, ये बताओगे आप कि अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के कितना पास जा सकता है? सर एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। होगा क्या, जैसे किसी स्टोन को जब आप ऊपर फेंकते हो, किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हो, तो वो पत्थर कितना ऊपर जा सकता है? वो पत्थर ऊपर जाएगा जितनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे अगर आपने हाई काइनेटिक एनर्जी से फेंकोगे तो वो ज़्यादा हाइट तक जाएगा, अगर कम काइनेटिक एनर्जी से फेंकोगे तो कम हाइट तक जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जैसे किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा, मतलब 1 इंस्टेंट के लिए वो रुकेगा, फिर वापस रिवर्स बैक आ जाता है। तो एग्जैक्टली इसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना है कि k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की इक्विवेलेंट हो जाएगी, तब अल्फा पार्टिकल उस पॉइंट पे थोड़ी देर 1 इंस्टेंट के लिए रुक के वापस रिवर्ट बैक हो जाएगा। तो उसी इंस्टेंट की इसी पोजीशन की अपन बात करते हैं। ओके, so kinetic energy of alpha particle which is equal to half mv square is equal to potential energy of two charge system। potential energy of two charge system का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्या होता है?
सेकेंड चैप्टर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. वेरी गुड। Q1 Q2 अपॉन आर, ये तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को यूज करना है। यहाँ पे Q1 क्या हो जाएगा, Q1 इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, और Z क्या होगा इसमें, Z क्या है बच्चों बताओगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, Proton. है ना। तो Z इंटू ई करने से आपको टोटल चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस मिल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई लेना देना ही नहीं होता चार्ज में। तो Z इंटू ई टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, एंड अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, 2e, अभी हमने बताया था। तो Ze 2e अपॉन R0, तो काइनेटिक एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze 2e अपॉन R नॉट स्क्वायर, सॉरी R नॉट स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपको मास और वेलोसिटी भी, अगर आपको वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है, तो आप इस रिलेशन को आप फर्दर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर लिख के आप मास और वेलोसिटी की टर्म के अंदर भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन आप याद रखिएगा, जिस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो उस पर आप चेंज कर लीजिएगा। ओके, समझ में आ गया बच्चों ये चीज, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, देखिएगा इसके अंदर एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, इस प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ए कॉपर न्यूक्लियस, कॉपर की बात कर रहे हैं, जिसके लिए Z कितना है 29। आफ्टर हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है कि मतलब दोनों एक दूसरे पर हेड ऑन कोलाइड करते हैं, और उससे वो रिटर्न बैक आ जाता है। फ्रॉम दिस व्हाट विल यू कंक्लूड अबाउट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप साइज ऑफ द न्यूक्लियस बता सकते हो। तो फॉर्मूला आप यही यूज करोगे, फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, सो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 2Ze स्क्वायर अपॉन R0। तो R0 का आप लेफ्ट हैंड साइड में लाके K को अपॉन में लेके आ जाओगे, तो आपका ये फॉर्मूला जो होगा ये इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ये फॉर्मूला समझ में Yes, आ गया? sir. हाँ, अब इस फॉर्मूला में आप देखिएगा कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बस इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10, बिकॉज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब होता है 10⁶, तो 10⁶, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो ये आपको बनेगा एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल 1.6 से इंटू 10⁻⁻12। तो आप फिर क्या करोगे, इसमें वैल्यू आप प्लेस करोगे, तो आपको वैल्यू आपको ये, इसका आंसर ये मिलेगा 8.35 इंटू 10⁻⁻15। तो बच्चों ये क्या होगा कि ये आपकी अपर लिमिट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम बताएगा। इसका मतलब होगा कि जो आपको न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस की रेडियस इससे तो कम ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम ही होगी। और न्यूक्लियस की रेडियस का जो ऑर्डर होगा वो 10⁻⁻15 होगा। क्लियर हो गया ये चीज़ बच्चों? किरण समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, सुन रही हो या सो रही हो? सुन रही हूँ सर। हाँ, सबका रिस्पॉन्स आते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है बच्चों? इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब होता है कि सपोज करो कि एक ये आपका एटम हो गया और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपका हेड ऑन कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन का मतलब हो गया कि ये इसके एटम के, जो इसका न्यूक्लियस हो गया
उसके हेड पे अल्फा पार्टिकल का जो हेड होगा वो स्ट्राइक करता है, तो क्या होता है, वो 180 डिग्री जितना उसमें डेविएशन आ जाता है। इस केस में इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर का मेजरमेंट क्या होता है कि हेड ऑन कोलिजन के लिए तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होता है, बट अगर कुछ ऊपर से अगर अल्फा पार्टिकल आता है तो ये जो इसका जो एक्सिस बनाई है हमने, इस एक्सिस से जिस अल्फा पार्टिकल को जिस पोजीशन से आप भेजे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। तो मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। और अगर हेड ऑन कोलिजन होता है तो हेड ऑन कोलिजन के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर आपका 0 हो जाएगा। अब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो वैसे वैसे इम्पैक्ट पैरामीटर इसका बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? दिस इज अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ये जो हमने बनाया ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। ओके, और इम्पैक्ट पैरामीटर का हमको सीधा कैलकुलेशन थोड़ा याद रखिएगा और जरूरत नहीं है कि इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल का मतलब क्या होता है? इस एंगल को हम जैसे सपोज करो कि अल्फा पार्टिकल जो होगा आफ्टर दी स्कैटरिंग इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया, तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये जो एंगल बनता है उसको थीटा से इसको इस थीटा को, इस एंगल को थीटा बोलेंगे। और ये जो बी हमने बनाया है इनके बीच का रिलेशन हमको गिवन है, और ये डेरिवेशन इसका नहीं है। आपको ये के लिए वाला चीज याद रखिएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉट थीटा बाई 2। ओके, बस इतनी सी चीज याद रखिएगा। ये फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो आप b इज प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2। इसके ऊपर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ जाए कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको इम्पैक्ट पैरामीटर गिवन है और दूसरे पोजीशन के लिए आपको इम्पैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट करने को बोल दे। ठीक है ना? तो इस को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है प्रदीप, समझ में आ रहा है? प्रदीप, ओके, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड ने जो भी इसके अंदर अल्फा पार्टिकल जो थे उसकी स्कैटरिंग की वजह से उसने कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस किए थे और अपना एटॉमिक मॉडल उसने क्या सजेस्ट किया था उसके बारे में बात करते हैं। तो हेड ऑन कोलिजन जो हमने किया था और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से जो न्यूक्लियस मिल रहा था, तो न्यूक्लियस का जो साइज होगा, वो न्यूक्लियस का साइज होगा, उसका ऑर्डर होगा 10⁻⁻15 मीटर। सो दिस इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ द एटम कितना होगा? उसका ऑर्डर होगा 10⁻10 मीटर। तो उसने बताया था फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एंड all of the positive charge of an atom is concentrated in a very small region is called atomic nucleus। मतलब उसने बताया था कि उसका जो न्यूक्लियस का सारा मास एंड उसका पूरा जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, वो एक छोटे से एरिया के अंदर कंसंट्रेटेड होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है ना? और न्यूक्लियस के साइज की बात करें तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻15 के ऑर्डर का होता है, और साइज ऑफ द एटम जो होगा वो 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। ये आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, इनका न्यूक्लियस और एटम के साइज को इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। अगर पूरे फुटबॉल के ग्राउंड को हम लोग एटम कंसीडर करें तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो कितना होगा? उसके बीच में रखी हुई फुटबॉल के बराबर उसका न्यूक्लियस होगा। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो कितना हेवी होता है और कितना स्मॉल उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है ना? सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस। अच्छा, फिर रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स से किसी न्यूक्लियस के अराउंड उसी तरह से रिवॉल्व करते हैं जैसे प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसी वजह से इसके मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है ना? तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। बहुत सिंपल सा मॉडल है इसका
कि बस उसने ये बताया था कि पूरा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेंटर वो न्यूक्लियस में होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिवॉल्व करते हैं। तो दिस इज द बेसिक मॉडल, ठीक है ना। और ये रियल मॉडल ही था क्योंकि इसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होके उसका कंप्लीट मॉडल हमको बाद में मिला था। अच्छा, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि रदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक था कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया था। इट स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट करता है, देखो रोटेशन सर्कुलर मोशन इज ए टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड अगर रिवॉल्व करता है तो अल्टीमेटली होना क्या चाहिए क्या कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस हो जानी चाहिए और बाद में इसकी एनर्जी कम होते होते उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमको एनी टाइम अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसकी स्टेबिलिटी या एटम्स की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट फिर से लाइन स्पेक्ट्रम जो होगा और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड का मॉडल बताता है कि उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बट इन रियल केसेस जो हाइड्रोजन या जितने भी एटम्स होते हैं उनके जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं हम लोग को लाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं। ये भी एक दूसरा ड्रॉबैक था, ठीक है ना। और थर्ड इसके अंदर हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स चलो बाहर इसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, पर वो रिवॉल्व करते हैं वो किस रूल को फॉलो करते हैं, वो रूल्स भी रदरफोर्ड के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किए थे। ये समझ में आ गया बच्चों आपको ये 3 पॉइंट्स? फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। बच्चों रेस्पॉन्स करिए जल्दी से, हाँ सर। है ना। बीच बीच Yes, में sir. अगर नहीं समझ में आए तो किसी पॉइंट पे बता दीजिएगा कि सर आज ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी चीज़ है, बट आप रिस्पॉन्स जरूर करते रहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। दिस इज द इम्पोर्टेंट मॉडल बच्चों, इसको बहुत अच्छे से आप डिटेल में इसकी कैलकुलेशन वगैरह सब याद रखिएगा। ओके, बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या था कि उसने भी रदरफोर्ड मॉडल को ही आगे बढ़ाया था, बट उसमें कुछ अपने पोस्टुलेट्स उसने इंट्रोड्यूस किए थे। मतलब रदरफोर्ड मॉडल को ही यूज करके उसने कुछ अपना मॉडल सजेस्ट किया था। अच्छा, और पोस्टुलेट्स क्या क्या थे? बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स ये थे that an electron in an atom can move around the nucleus in the circular stable orbits without emitting the radiation। तो उसने ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करते हैं तो वो किसी भी टाइप का एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। मतलब पोस्टुलेट करते हैं या नहीं करते वो सेकेंडरी चीज़ है, बट पोस्टुलेट्स मान के ही आपको आपकी बात को बताना पड़ता है। तो उसने ये बता दिया कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइप की रेडिएशन को इमिट नहीं करते। ओके, दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड था कि बोर फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इज ए क्वांटाइज्ड। मतलब ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये सपोज करो कि आपका न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस जो होगा उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर आर्बिट्रेरी मूव नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो कि किसी स्टार के अराउंड का अगर प्लैनेट मूव करते हैं तो वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं कि किस रेडियस पे वो मूव करेंगे या सन से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। बट बोर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं कर सकते, उसी ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करेंगे जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2π होना चाहिए। और n अगर 1 हुआ तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट मिलेगी, n अगर 2 हुआ तो आपको सेकेंड ऑर्बिट मिलेगी। ओके, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए आपको सेकेंड ऑर्बिट मिलेगी, n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट ऑर्बिट मिलेगी। इसके बीच की कोई ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, इसके बीच की कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। ऑर्बिट या तो ये होगी, इलेक्ट्रॉन या तो इसमें रिवॉल्व करेगा या इसमें रिवॉल्व करेगा, इनके बीच में कोई भी आर्बिट्रेरी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। और ये ऑर्बिट किस तरह से डिसाइड होगी? ये ऑर्बिट इस फॉर्मूला से डिसाइड होगी, L इज द एंगुलर मोमेंटम फॉर द पर्टिकुलर ऑर्बिट, mvr
is equal to NH upon 2 pi. So this is the second postulate. फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनर्जी को रेडिएट कब करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जब जंप करते हैं तभी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रेडिएट एनर्जी को रेडिएट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर या पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर है तब तक वो किसी भी टाइप की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। एनर्जी का रेडिएशन इलेक्ट्रॉन का हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करने के बाद में ही होगा। ओके, सो E2 minus E2, E2 is the higher energy level, E1 is the lower energy level, E2 minus E1 इसके इक्विवेलेंट ही एनर्जी का एमिशन होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। तो ये इसका थर्ड पोस्टुलेट हो गया। ओके, E2 minus E1 is equal to H। ये समझ में आ गया आपको बच्चों? तीनों पोस्टुलेट्स आपके को E2 माइनस, हाँ ये भी सिंपल सा है। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू। आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी वो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू वाले फॉर्मूला से मिलेगा। तो ये उसके कुछ पोस्टुलेट थे और फिर वो रदरफोर्ड के मॉडल को किस तरह से इसने मॉडिफाई करके। ओके, ड्रॉबैक भी पढ़ ही लेते हैं बच्चों इसको। दिस Bohr's atomic model is based only on one electron atom। ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन के मॉडल के कोई ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन कौन से हो गए? हाइड्रोजन एटम हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस 2 हो गया। ओके, तो इनको ये एक्सप्लेन कर सकता है। बाकी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकता है, बाकी दूसरे जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर उसने बता दिया कि और बोर ने ये कंसिडर किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर होता है, बट बाद में सोमरफील्ड ने बताया था कि ऑर्बिट जो होता है वो इलेप्टिकल हो सकता है। और फर्दर हमको ये भी पता पड़ा कि वो तो इलेप्टिकल भी नहीं होता। ओके, कोई डम्बल शेप बनता है, कभी स्फेरिकल बनता है, ठीक है ना। ये px py pz p ऑर्बिट होता है, d ऑर्बिट होता है, ये सब कुछ हमको बाद में और भी पता पड़े। तो इलिप्टिकल बताया था सोमरफील्ड ने, बट सर्कुलर तो नहीं होता। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी नहीं बताया था। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब होगा कि लीनियर स्पेक्ट्रम में मिलता है। जब लीनियर स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें जो लीनियर स्पेक्ट्रम होगा तो कुछ लाइन तो जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, उनकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ लाइंस ऐसी होती है जो जिनमें ब्राइटनेस कम होती है। तो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन भी बोर ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया था। न्यूक्लियस वाज टेकन एज स्टेशनरी बट इट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। जनरली हम लोग न्यूक्लियस को हेवी कंसिडर करके ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियस इज स्टेशनरी, बट इन रियल केसेस न्यूक्लियस जो होता है वो अपने एक्सेस पे भी रोटेट करता है। वो चीज भी नहीं बताई थी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। जो एक स्पेक्ट्रम लाइन होती है बच्चों कि जो हमको स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है, तो अगर उसको माइन्यूटली देखें तो ये सिंगल स्पेक्ट्रम नहीं है, ये भी क्या होगी, दिस इज द बंच ऑफ स्मॉल स्पेक्ट्रल लाइन। ये भी क्या होगी, एक बंच ऑफ द स्मॉल स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये माइन्यूट स्ट्रक्चर जो है स्पेक्ट्रल लाइन का वो भी बोर के मॉडल में बोर ने अपना मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया था। जीमान्स इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये भी कुछ इफेक्ट होते हैं बच्चों। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था। और इट डज नॉट डबलेट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ सम हाइड्रोजन एटम्स लाइक द सोडियम के जो होते हैं कि 2 स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, वो भी एक्सप्लेन नहीं किया था। ये कुछ ड्रॉबैक थे, ठीक है ना। तो ड्रॉबैक आप जस्ट याद रख लीजिएगा, कुछ पूछे तो राइट टू सम ड्रॉबैक्स ऑफ एटॉमिक मॉडल, तो आप थियोरेटिकल पार्ट है आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम जल्दी से कुछ कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बोर्स मॉडल का। ओके, अब हम बात करते हैं, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस के अंदर चार्ज हो गया Ze और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एंड R इज द
ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो हम जिस तरह से हमने प्लानिटरी मोशन के अंदर ग्रेविटेशनल चैप्टर में किया था कि आपको क्या करना है, द अट्रैक्टिव फोर्स बाय द सन एंड द प्लैनेट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको इक्वल करके हमको करना है। उसी तरह से हमको करना है कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ZE E upon R square, K Q1 Q2 upon R square, this is the force, electrostatic force is equal to mv square upon R। ये समझ में आ गया बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको। Yes, sir. ZE is the charge of the nucleus, E is the charge of the electron, तो ये राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला हो गया फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, एंड इन द सर्कुलर मोशन दिस फोर्स शुड इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन R। ओके, तो इस फॉर्मूला को अगर आप R से R कैंसिल हो जाएगा, एक सिंगल R से सिंगल R कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला इस तरह से मिल जाएगा। ओके, R is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught ZE square upon mv square। So this is equation number 2। Second postulate of the Bohr's model mvr is equal to nh upon 2 pi। तो ये सेकंड इक्वेशन मिली। अब बच्चों इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिएगा, इन दोनों इक्वेशन में देखिएगा कि अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी है। इन दो इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी है आपकी, एक तो R और एक है V। कौन कौन सी अननोन क्वांटिटी है बच्चों? एक तो है R और V। अच्छा, इक्वेशन हमारे पास दो है, तो दो इक्वेशन का यूज करके दो अननोन क्वांटिटीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसके अंदर 9th क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है अगर चाहे तो। कि आपको क्या करना है, एक इक्वेशन की वैल्यू इसमें प्लेस करो, तो आप रेडियस को सॉल्व करना है तो V को एलिमिनेट कर लो, V को सॉल्व करना है तो R को एलिमिनेट कर लो। ओके, तो इन दो इक्वेशंस को यूज करके आपको V और R कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप उसमें वैल्यू को प्लेस करना और फाइनली आपको ये वैल्यू मिलेगी। फाइनली आपको R की वैल्यू मिलेगी एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m ZE स्क्वायर अपॉन इंटू n स्क्वायर। अगर हम अब n इज इक्वल टू 1 फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 फॉर द सेकेंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 फॉर द थर्ड ऑर्बिट। और फर्दर हम अगर इसका कैलकुलेशन कर लें बच्चों, इसमें से z वाला, z को भी अगर हम बाहर लिख लें, इस z को भी अगर हमने इस ब्रैकेट के बाहर लिख दें, तो एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिलेगी, मतलब इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मिलेगी, जिसको हम 0.529 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। तो फाइनली हम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो होगी वो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, 0.53 n स्क्वायर अपॉन z। n इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू 1 किसके लिए होगा? z इज इक्वल टू 1 होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए नहीं, हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल टू 1 होगा। n इज इक्वल टू 1 उसके फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, n इज इक्वल टू 2 उसके सेकेंड ऑर्बिट के लिए, n इज इक्वल टू 3 उसके थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके उसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सिमिलरली आप क्या करोगे कि उन दो इक्वेशन में रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया, फर्दर आप क्या करोगे कि आपको पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप इस इक्वेशन में रेडियस को एलिमिनेट करके आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे, तो फर्दर आपको मिलेगा ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला मिलेगा? क्यों नहीं रहा है? तो ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिएगा। टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 z अपॉन n। तो इसमें देखो कि आप जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी, तो रेडियस जैसे जैसे आपका ऑर्बिट बढ़ेगा,
तो इसलिए एन इंक्रीज होता जाएगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। तो आप बताओ बच्चों कि ये जो न्यूक्लियस हो गया, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सबसे ज्यादा फास्ट किस में रिवॉल्व करेंगे? फर्स्ट। सर फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट वाले पे, बिकॉज n इज इक्वल टू 1। और सेकंड में स्पीड जो होगी वो हाफ हो जाएगी, थर्ड में स्पीड जो होगी वो 1/3 हो जाएगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो गया। और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आप वर्कआउट जरूर करिएगा बच्चों। एनर्जी वाला पोर्शन अपन थोड़ा बाद में कर लेंगे।